In the previous class, we already discussed about लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था सीएनएस को। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था भैया? लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था सीएनएस को। और सीएनएस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे पीएनएस की। ठीक है, पैराफेरल नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग यहाँ डालूं किसकी भैया, हेडिंग यहाँ डालूं पैराफेरल नर्वस सिस्टम की। वेट, हाँ, तो लेट मी राइट इट हियर, द पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई पीएनएस के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो आप ये कहोगे कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था? वो नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर एक्सिस पे मिलता है, वो नर्वस सिस्टम जो आपको सेंटर एक्सिस पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, नॉट ई, सेंट्रल एक्सिस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के बाकी पार्ट से जोड़ने के लिए आपके पास क्या है? पीएनएस, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इस पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाता है, बोलो भैया? इस पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी बताओ। हाँ, इस पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। इस पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ जाती है वो क्या होती है? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आपके पास कहाँ चली जाती हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आपके पास चली जाती हैं किसके अंदर भैया? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आपके पास चली जाती हैं आपके पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम की अगर आपने डिवीजन याद की होगी, डिवीजन मैंने पढ़ाई थी वैसे, अगर आपको डिवीजन याद हो तो हमने कुछ डिस्कशन की थी डिवीजन पर। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि, हाँ, सी हियर, क्या क्या देखा था हमने? ये देखो, ये तो हो गया आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। और ये, हम्म, अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे आई डोंट नो कहाँ चली गई वो पिक्चर, लेकिन खैर। पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था? पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास नर्व्स थी, मोटर और मोटर और सेंसरी। ठीक है, मोटर और सेंसरी नर्व्स थी हमारे पास। अ, खैर, अब देखो, एक बात याद रखना कि नर्व्स आर द पार्ट ऑफ पैराफेरल नर्वस सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछ ले, लेट सपोज इफ एनीवन आस्क एनीवन ऑफ यू कि व्हाट डू यू मीन बाय नर्व, तो आपका क्या जवाब होगा भैया? व्हाट डू यू मीन बाय नर्व? हाउ कैन यू डिफाइन द नर्व? नहीं, हाउ कैन यू एक्चुअली डिफाइन द नर्व? दैट्स द मेन डेफिनेशन, and you must know about the definition of collection of axon। नहीं, कलेक्शन ऑफ नर्व नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं। हाँ भाई, क्या डेफिनेशन बनती है? एनीवन? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस इज कॉल्ड व्हाट? बोलो भैया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस इज कॉल्ड व्हाट? नर्व। ठीक है, आसान जबान में, द कलेक्शन ऑफ cell bodies in the PNS is called the nerve, ganglia. Ganglia. So how can you define the ganglia? The ganglia is actually the collection of cell bodies in the peripheral nervous system. तो सर, हाँ, अगेन अगेन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद हो। मैंने आपको गैंग्लिया के बारे में पढ़ाया था। अगर बहुत सारी सेल बॉडीज, अगेन पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क ऑफ सेल बॉडीज, नेटवर्क ऑफ
सेल बॉडीज इन पीएनएस। पावरफुल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारी सेल बॉडीज जमा हो जाए तो वो कहलाती है गैंग्लिया। नर्व क्या होता है? नर्व इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द पीएनएस। अब नर्व कितनी तरह की हो सकती हैं? तो भाई आपने ये याद रखना है कि नर्व आपके पास तीन तरह की हो सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नर्व इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है? अगर मैं यहां लिखूं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेंसरी नर्व, द सेकेंड वन इज कॉल्ड द मोटर नर्व, sensory nerve, motor nerve, and the third type of nerve is called what? The third type of the third type of nerve is called the mixed nerve. Sir, what do you mean by sensory nerve? वो नर्व या वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो मैसेज लेकर जाएगा कहां से कहां, वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो मैसेज लेकर जाएगा फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस, दैट इज कॉल्ड द सेंसरी नर्व। मोटर नर्व क्या होगी? अगर मैं यहां लिखूं रिसेप्टर टू सीएनएस। मोटर नर्व क्या होगी? मोटर नर्व इसका उलट होती है, यानी कि वो नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाएगी इफेक्टर के पास, दैट इज द मोटर नर्व। और अगर एक ऐसी नर्व हो जो सेंसरी भी हो और मोटर भी हो, यानी कि वो मैसेज लेकर भी जाए और मैसेज लेकर भी आए, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या होती है वो बता दिया, मोटर क्या होती है वो बता दिया, और मिक्स क्या होती है वो बता दिया, ठीक है? अब सर नर्व के बारे में तो आपने डिस्कशन कर ली, मुझे ये बताइए ये नर्व निकलती कहां से? फ्रॉम वेयर डू दीज नर्व अराइजेस, ठीक है? तो आपका जवाब क्या होगा? देखो अगर मैं यहाँ लिखूं कि ये नर्व आती कहां से, तो आप कहोगे भाई ये नर्व्स आती हैं सीएनएस से। अब सीएनएस के अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक तो है ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाली नर्व कहलाती हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कहलाती हैं क्रेनियल नर्व, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व कहलाती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व। सर हाउ मेनी क्रेनियल नर्व आर देयर एंड हाउ मेनी स्पाइनल नर्व आर देयर, मैं अभी पढ़ाऊंगा मिक्स नर्व की एग्जांपल क्या है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो, अब अगर मैं यहां लिखूं, सबसे पहले सर क्रेनियल नर्व्स पढ़ा दीजिए। अब ये क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? देखो अगर मैं क्रेनियल नर्व्स की बात करूं तो क्रेनियल नर्व के बारे में एक डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? तो क्रेनियल नर्व कहां से अराइज होंगी? बोलो भैया, फ्रॉम वेयर दीज क्रेनियल नर्व अराइज, क्या जवाब होगा? तो आप कहोगे क्रेनियल नर्व आती है ब्रेन से। सर हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर, आपका जवाब क्या होगा? याद रखना जितनी भी नर्व्स हैं चाहे वो क्रेनियल हो चाहे वो स्पाइनल हो, वो पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड का मतलब है जितनी राइट साइड पे उतनी लेफ्ट साइड पे। तो याद रखना क्रेनियल नर्व आर 12 पेयर्ड, 12 पेयर, 12 एक साइड पे 12 दूसरी साइड पे। सर इसमें से कितनी याद रखना इंपॉर्टेंट है और किन के नाम याद रखने? देखो मैंने आपको बताया कि क्रेनियल नर्व कितनी है, या सेरेब्रल नर्व, कुछ किताबें इसको सेरेब्रल नर्व का भी लफ्ज देती हैं। सो यू हैव टू नो दैट व्हाट इज क्रेनियल नर्व और व्हाट आर द सेरेब्रल नर्व। सेरेब्रल नर्व और क्रेनियल नर्व कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। सर सवाल ये होता है कि कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया। सर आती कहां से? भाई ब्रेन तो क्रेनियल कैविटी के अंदर है, क्रेनियल कैविटी से नर्व बाहर कैसे आती हैं? तो याद रखना ब्रेन के जो ये जो क्रेनियल नर्व है ये बाहर आती हैं, कुछ होल्स होते हैं आपके किसके अंदर, स्कल के अंदर, एंड दैट आर कॉल्ड द फोरामेन। क्या कहते हो आप उसे? फोरामेन का नाम दे, तो फोरामेन इज फॉर द होल। एक फोरामेन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कौन सा फोरामेन था भैया? कौन सा फोरामेन हम पढ़ चुके थे? बोलो। मैग्नम, ठीक है? फोरामेन मैग्नम हम पढ़ चुके थे। और क्या याद रखना है? और इसमें आप ये याद रख सकते हो कि हमारे पास जो जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, तमाम की तमाम क्रेनियल नर्व्स नॉर्मली आपके हेड नेक रीजन को सप्लाई करती है, सिवाय एक नर्व के, और वो सबसे बड़ी नर्व है। अच्छा इसके अंदर कौन सी नर्व्स याद रखनी है ये जरा सुन लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर जो है ना वो आपको याद नहीं होता। इसमें कुछ नर्व्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने याद रखनी है, द फर्स्ट नर्व विच यू हैव टू रिमेंबर इज द
फर्स्ट क्रेनियल नर्व नंबर वन। क्रेनियल नर्व नंबर वन का नाम क्या है भैया? क्रेनियल नर्व नंबर वन का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये नर्व बेसिकली मैसेज लेकर जाती है कहां से? नोज से। कहां पे भैया? ब्रेन में। किसका मैसेज लेकर जाती है, बोलो मेरे साथ। हाँ भाई, ऑल्फैक्टरी नर्व किसका मैसेज लेकर जाएगी? ऑल्फैक्टरी नर्व मैसेज लेकर जाएगी आपके स्मेल का। ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर टू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्रेनियल नर्व नंबर टू इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व आपके रेटिना से इमेज लेकर जाती है, रेटिना से मैसेज लेकर जाती है ब्रेन के पास। तो ये जो आपकी दो शुरू की क्रेनियल नर्व बताई मैंने आपको, एक ऑल्फैक्टरी नर्व, एक आपकी ऑप्टिक नर्व, ये मैसेज लेकर जा रही है। तो ये सेंसरी होंगी या मोटर होंगी? सवाल बहुत सिंपल सा है। ये दो अभी मैं फिलहाल आपने याद रखनी है। सेंसरी होंगी, शाबाश। ये प्योरली सेंसरी होंगी। सर एक और बता दें तो कुछ किताबें कहती हैं कि क्रेनियल नर्व नंबर 8, क्रेनियल नर्व नंबर 8। सर 8 का नाम क्या है? देखो 8 का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। दैट इज द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व। सर ये मैसेज कहां से लेकर जाती है? ये एयर से मैसेज लेकर जाती है। ये तीन नर्व्स तो हो गई आपकी सेंसरी। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे रुको, वेट। रुको 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 रुको। सर ये सिंध बोर्ड में तो नहीं है, ये बाकी बोर्ड्स की बुक में मेंशन है कि कौन सी नर्व क्रेनियल है, कौन सी सेंसरी है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व में सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व कितनी? सेंसरी नर्व मैंने आपको तीन बताई। अगर मैं यहां लिखूं CN1, क्रेनियल नर्व नंबर वन, विच इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर टू, विच इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर एट, विच इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। और ये मैसेज कहां से लेकर जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तीन नर्व हो गई आपकी सेंसरी। ठीक है। अब सर मोटर के बारे में बता दीजिए। मोटर के बारे में भी बता देते हैं। मोटर नर्व कौन सी होती है? वो नर्व जो मैसेज लेकर जाती है फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर, दे आर कॉल्ड द मोटर नर्व। सर एग्जांपल देते हैं, मोटर नर्व कौन कौन सी है? मोटर नर्व में आता है आपका क्रेनियल नर्व नंबर 3। सर नाम याद करना इंपॉर्टेंट है? नाम याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसे आप कहते हो कौन सी नर्व? इसे आप कहते हो ऑक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है। कौन सी नर्व कहते हो? अगर आप यहां देखोगे तो ये आपको नजर आ रही है ऑक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है। और कौन सी नर्व सर मोटर होती है? क्रेनियल नर्व नंबर 5। क्रेनियल नर्व नंबर 5, सर इसका नाम क्या है? अगर आप ऊपर देखोगे तो इसका नाम आपको नजर आएगा ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। नाम इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है एयर से। ठीक है। फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर ये बकायदा तौर पे मेंशन है दैट सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स कौन सी है। ठीक है। फिर हमारे पास जो नर्व आती है, जो मोटर है, वो है क्रेनियल नर्व नंबर 6। ठीक है। फिर आती है क्रेनियल नर्व नंबर 6, हो गई 5 हो गई। हाँ, क्रेनियल नर्व नंबर 11 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 12। क्रेनियल नर्व नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपने याद रखना है। ये जो तीन बताए इनका नाम याद रख लो, क्रेनियल नर्व नंबर 12 का नाम याद रख लो। 12 का नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये आपकी टंग को सप्लाई करती है, टंग को सप्लाई करती है। ठीक है। जो तीसरी तरह की कैटेगरी हो जाएगी वो होगी मिक्स्ड। मिक्स कौन सी नर्व बची? चलो जल्दी से बताओ। 1 2 3। और अब जल्दी से बताओ मिक्स कौन सी बची? एक तो बची 4, क्रेनियल नर्व नंबर 4। कौन सी बची? क्रेनियल नर्व नंबर 8, सॉरी 7, क्रेनियल नर्व नंबर 7। एक आपके पास बची क्रेनियल नर्व नंबर
नाइन, नाइन इज इंपॉर्टेंट, नाइन का नाम याद रखना है। नाइन का नाम क्या होगा? नाइन का नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। नाइन का नाम इज इंपॉर्टेंट। क्रेनियल नर्व नंबर नाइन कौन सी नर्व है भैया? ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये? जब आगे पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। और एक और नर्व बची, कौन सी है? क्रेनियल नर्व नंबर 10, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। सर हमारी किताबों में लिखा है द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी इज द शियाटिक नर्व। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वेगस इज द लार्जेस्ट नर्व? आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो आपका जवाब होगा वेगस, क्योंकि ये वेगस आपके हेड से निकलती है, यानी कि आपके ब्रेन से निकलती है, और ये आपकी इवन जीआईटी तक को इनोवेट करती है। तो गॉट इट बच्चों? गॉट इट? इसके अंदर कोई सवाल? बोलो भैया। ठीक है, इतना क्लियर है? बेटा ब्रेन से निकलती है पीएनएस में। ब्रेन से निकलती है और जाती पीएनएस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चलो। सर विच वन वाज लार्जर, 9 और 10? 10 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सर मैं कैसे याद रखूं? सर मैं कैसे याद रखूं कि कौन सी वेगस 11 अलग है, ठीक है। कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है, ठीक है। अब मैं सर कैसे याद रखूं? मुझे कोई ट्रिक भी तो बताइए। तो आपने क्या करना है? आपने एक निमोनिक लिखना है, और वो निमोनिक कौन सा है भैया? वो निमोनिक है आपके पास सम से मैरी मनी, ठीक है। सम से मैरी मनी, सम से मैरी मनी, बट बट माय ब्रदर से, बट माय ब्रदर बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। अब सर ये क्या आपने कहानी कर दी? देखो यहाँ पे लिखो वन, यहाँ पे लिखो टू, यहाँ पे लिखो थ्री, यहाँ पे लिखो फोर, यहाँ पे लिखो फाइव, यहाँ पे लिखो सिक्स, यहाँ पे लिखो सेवन, यहाँ पे लिखो एट, यहाँ पे लिखो नाइन, यहाँ पे लिखो 10, यहाँ पे लिखो 11, और यहाँ पे लिखो 12। सर ये क्या कहानी है? एस फॉर सेंसरी, सम फॉर सेंसरी, ठीक है। एस फॉर सेंसरी, एस फॉर सेंसरी, ठीक है। देन एम फॉर मोटर, थर्ड क्रेनियल नर्व इज मोटर। देन अगेन एम फॉर मोटर, देन बी फॉर बोथ। बोथ का मतलब है बोथ मोटर एंड सेंसरी। देन अगेन एम फॉर मोटर, देन बी फॉर बोथ, देन अगेन एस फॉर सेंसरी,
then B for both, then B for both, then M for motor, एंड देन मोटर. याद हो जाएगा. सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट. हो जाएगा याद. आसान कर दिया मैंने. हाँ भाई, इसके अंदर कोई मसला. चलो, ये ट्रिक याद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी. नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बस नाम बताया वो याद करने हैं आपने. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं जरा हम स्पाइनल नर्व्स की. ठीक है, ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, स्पाइनल नर्व कैसे अराइज होती है वो हमने देखा था. याद है मैंने आपको बताया था कि एक चीज निकलती है पीछे से जिसे आप कहते हो डॉर्सल रैमस, आगे से निकलता है जिसे आप कहते हो, सॉरी, डॉर्सल रूट, और आगे से निकलता है जिसे आप कहते हो वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट के आगे होता है गैंग्लिया, जिसे आप कहते हो डॉर्सल रूट गैंग्लिया. वेंट्रल रूट के आगे कोई गैंग्लिया नहीं होता. अब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट कंबाइन करती है, और कंबाइन करके एक नर्व बनाती है, जिस नर्व का नाम क्या है, स्पाइनल नर्व. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी डॉर्सल हॉर्न में, और यहां से मोटर इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डॉर्सल हॉर्न से आएगी सेंसरी इंफॉर्मेशन, वेंट्रल हॉर्न से आएगी मोटर इंफॉर्मेशन. सर स्पाइनल नर्व बनी कैसे, ये देखो. दिस इज द डॉर्सल रूट, दिस इज द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, दिस इज द वेंट्रल रूट. अब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिली तो ये क्या बन गई, स्पाइनल नर्व बन गई. अब इस स्पाइनल नर्व के अंदर क्या हमारा सेंसरी पार्ट भी है और मोटर पार्ट भी है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया, जल्दी बोलो मेरे साथ. सर सारी स्पाइनल नर्व का यही कहानी होती है. यस, सारी स्पाइनल नर्व की कहानी सेम होती है. इसका मतलब ये है ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड. तो यहां पे आपने कुछ याद ही नहीं करना, आपने बस ये याद रखना है तमाम स्पाइनल नर्व्स कैसी हैं, मिक्स्ड है. ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड. इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना. सर कितनी स्पाइनल नर्व होती हैं, 31 पेयर, 31 पेयर. सर डिविजन्स बता सकते हैं, बिल्कुल. हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, बोलो भाई. सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, 7 वर्टिब्रीज होती हैं. बट आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो होती है 1 to 8, यानी कि 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं. कितनी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 8. तो 8 एक साइड पे, एक साइड पे. ठीक है, देन फिर कौन सा रीजन आता है, लंबर रीजन. लंबर रीजन में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, बोलो भाई. लंबर रीजन में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, 12. तो सेम आपने याद रखना है. अगर मैं यहां लिखूं, वेट, सबसे पहले आपके पास सर्वाइकल आ गई. सर्वाइकल कितनी, C1 to C8. ठीक है, देन आपके पास लंबर आ गई. लंबर कितनी है, 12. तो 12 आपने यहां लिखनी है L1 to L12. ठीक है, फिर आपके पास जो रीजन आता है वो होता है, सॉरी, थोराइजिक, नॉट लंबर, थोराइजिक, गलत बोल गया बेटा, थोराइजिक. देन आपके पास जो रीजन आता है वो होता है लंबर. लंबर कितनी होती है, 5, 5 पेयर, L1 to L5. फिर आपके पास आती है सैक्रल नर्व, S1 to S5. और कॉक्सीजियल होती है सिर्फ एक. तो अगर आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 31 पेयर. और ये 31 की 31 पेयर कैसी होती हैं भैया, मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी होती हैं, या बोथ होती हैं, आप क्या कहोगे, मिक्स्ड होती. शाबाश शाबाश शाबाश. ओके, देन हमने एक क्लासिफिकेशन और पढ़ी थी, याद है आपको. हाँ भाई,
बेटा 31 पेयर का मतलब है 31 एक साइड पे, 31 दूसरी साइड पे। 31 का आधा क्या होता है मतलब? गौर से सुनो बच्चों। हाँ, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी सीएनएस, सॉरी, नर्वस सिस्टम की, याद होगी मेजॉरिटी बच्चों को। सीएनएस की क्लासिफिकेशन याद है? चलो, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ और चीजें भी बताई थी, और मैंने आपको जो नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हो दो पार्ट्स के अंदर। कौन से दो पार्ट्स थे? एक था सीएनएस और एक था पीएनएस। ठीक है। अब पीएनएस को फिर आप फर्दर डिवाइड करते थे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के अंदर। मोटर न्यूरॉन को आप फर्दर डिवाइड करते थे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो हम सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोमैटिक, और यहाँ पे लिखा है ऑटोनॉमिक। ठीक है। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब हमने दोनों का पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने, चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको याद हो तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके ऑटोनॉमिक, सॉरी, ये पार्ट है आपका पीएनएस का। ठीक है। अब सेंसोमैटिक के बारे में क्या याद रखना है, और ऑटोनॉमिक के बारे में क्या याद रखना है? देखो बच्चों, याद रखना कि आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, अगर मैं यहां लिखूं तो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जबकि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक, एएनएस। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर आपने सोमैटिक के बारे में बताया, आपने ऑटोनॉमिक के बारे में बताया। ठीक है। अच्छा, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन से सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी किस चीज को सप्लाई करता है? तो याद रखना है, स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। ठीक है। अब यहां पे एक सवाल आता है। अब यहां पे एक सवाल आता है। सवाल ये होता है, सवाल ये आता है कि सर some book says that the somatic nervous system also innervate the external sensory organs. This is very important. कुछ किताबें ये कहती हैं, एंड दे आर टोटली राइट। वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि भाई जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये नर्व सप्लाई देता है स्केलेटल मसल को, और ये नर्व सप्लाई देता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स को। सर इस बात का क्या मतलब है? सेंसरी ऑर्गन को अगर नर्व सप्लाई दे रहा है तो ये तो वॉलंटरी नहीं हुआ। देखो, बेसिकली मैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्यों कह रहा हूं? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इसलिए कह रहा हूं कि जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, जो बेसिकली आपका रिस्पॉन्स होना है, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि भाई स्केलेटल मसल से रिस्पॉन्स जनरेट होगा, सेंसरी ऑर्गन से तो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो सकता। सेंसरी ऑर्गन आर नॉट द इफेक्टर्स, इफेक्टर तो मसल है। तो क्योंकि रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, दैट्स वाई
दैट्स व्हाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स द द innervates the skeletal muscle and the response is voluntary. Got it? Got it, बच्चों? Is it clear? आगे बढ़े. Is it clear? भाई बात बहुत सिंपल सी है. बात बहुत सिंपल सी है. जो आपका सेंसरी रिसेप्टर, जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये किसको नर्व सप्लाई दे रहा है? ये नर्व सप्लाई दे रहा है एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स को. सर एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स? क्या मतलब होगा? एनीवन? हाँ, एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स का क्या मतलब है? एयर, नोज वगैरह, जो आपके जो आपके सेंसेस हैं, जो आपके सेंसेस हैं, जैसे एयर, आईज, स्किन, नोज, माउथ, ये क्या एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स है. अब ये जो एयर, बेटा वॉलेंट्री वो जो आपके कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री वो जो आपके कंट्रोल में नहीं. सिंपल सी बात है. ठीक है. मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपकी नर्व सप्लाई देता है किसको? एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन को, यानी कि एयर, आईज, माउथ, इनको नर्व सप्लाई देता है. और ये नर्व सप्लाई देता है किसको? स्केलेटल मसल को. सर आपने ये कहा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. आपने दूसरी तरफ ये कहा कि एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन को भी सप्लाई देता है, तो एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन तो वॉलेंट्री एक्टिविटीज में नहीं आता. वॉलेंट्री एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज का मतलब यह है कि इफेक्टर आपके कंट्रोल में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इफेक्टर इज द स्केलेटल मसल, तो क्या वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है या वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है? बोलो भाई. वॉलेंट्री है. तो क्योंकि रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो आपके कंट्रोल में है, दैट्स व्हाई द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज सेट टू कंट्रोल द इज सेट टू कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. चले सर, आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं. आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं. ठीक है. लेकिन सर, रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिफ्लेक्स एक्शन तो आपके कंट्रोल में नहीं है. हालांकि उसको भी जो नर्व सप्लाई जा रही है, जो उसकी भी जो नर्व सप्लाई जा रही है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जा रही है. तो वहां ऐसा क्या हो रहा है? वैसे ये थोड़ी सी आगे के लेवल की बात है, बट आपने आपने याद रख लो, आपसे बस इतना याद रखना है कि द एक्सेप्शन इज द रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. ये थोड़े से आगे की बात है. ठीक है. बट स्टिल सुन लो. बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई मसला नहीं. खैर, ये तो हमारी बात हो गई किसकी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो मैंने आपको बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. दूसरी बात ये कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ये कौन कंट्रोल करने वाला है? बोलो भाई. स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को कौन कंट्रोल करने वाला है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो स्केलेटल मसल को कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा? कार्डियक और स्मूथ को, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है. सर आपकी बात सही है. आपकी बात सही है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एएनएस, एएनएस बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक को आप कहते हो सिंपैथेटिक, और एक को आप कहते हो पैरासिम्पैथेटिक. सर आपने एक तीसरा भी बताया था, यस, इंटैरिक नर्वस सिस्टम. बट इंटैरिक नर्वस सिस्टम आपके लेवल पे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर ये सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जरा इसको भी डिस्कस कर ले, आ जाओ कर लेते हैं डिस्कशन, चलो। ओके, अच्छा भैया। ओके, चलो। अब हम बात करते हैं जरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और यहाँ हम डिस्कशन करते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अच्छा सर, सर ये बताइए कि ये दोनों होते क्या है, ये बला क्या है, ठीक है, ये चीज क्या है। कैन यू प्लीज लेट अस नो कि ये चीज क्या है, ठीक है। चलो, देखो सबसे पहली बात कि वो नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एएनएस, ठीक है। एंड जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। पहली बात, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और जो इनर्वेट करेगा कार्डियक मसल को और स्मूथ मसल को, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सर ये सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, आपके सामने शेर आ जाता है, आपके सामने अचानक से शेर आता है। अब जब अचानक से आपके सामने शेर आता है, तो आपके पास क्या रास्ता है, तीन रास्ते। कौन से तीन रास्ते, फ्लाइट, भाग जाओ, फाइट, लड़ जाओ, और फ्राइट, डर जाओ। यही तीन रास्ते हैं। बोलो भैया, मेरे साथ बोलो, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, यही तीन रास्ते हैं। आप कहोगे सर यस, आपके सामने शेर आया, आपके पास तीन रास्ते हैं, लड़ जाओ, डर जाओ, भाग जाओ। इस वक्त जब आप स्ट्रेस कंडीशन के अंदर हो, आपके सामने शेर मौजूद है, और अब आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जो आपकी फ्लाइट, फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर आपके सामने शेर आता है, अब आपका क्या, आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा, आप कहोगे सर मेरी सांस फूलने लगेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा ताकि मुझे दूर तक नजर आए। ये सारे रिस्पॉन्सेस होंगे। अब लेट सपोज वो शेर चला गया, आपकी बॉडी का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है, उसके अलावा आपको स्वेटिंग हो रही है, उसके अलावा आपका प्यूपिल डायलेट हुआ हुआ है। इन तमाम चीजों को, अब शेर जा चुका है, स्ट्रेस खत्म हो चुका है, रिवर्स करना है नहीं करना, बोलो भाई, बोलो भैया, डू यू वांट टू रिवर्स ऑल दीज थिंग्स, आप कहोगे यस। तो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम आपकी इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेगा, उस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे आप कहते हो ईट एंड डाइजेस्ट। सर ये बात क्या लिखी है आपने। अब सर एक बात बताइए, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इस वक्त मेरी बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे, कोई शेर सामने नहीं है, कोई चोर सामने नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं। इस वक्त कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, तो आप कहोगे कि भाई मेरी बॉडी में बैलेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। अगर सिंपैथेटिक बढ़ा तो फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स आएगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा तो रिस्पॉन्स दूसरा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, सही है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आपके पास एक्शंस होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होंगी। सबसे पहली बात, आपके सामने शेर आ गया। अब जब आपके सामने शेर आया है, आपने डिसाइड किया कि आप भागोगे, या आपने डिसाइड किया कि आप लड़ोगे। सबसे पहले आपकी आंखों ने देखना है, तो आपकी आई में ज्यादा लाइट जानी चाहिए या कम लाइट जानी चाहिए, बोलो, बोलो 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 बोलो, ज्यादा जानी चाहिए। तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। प्यूपिल क्या हो जाता है भैया, डायलेट। डायलेट का मतलब यह है कि प्यूपिल डायलेट हुआ, ज्यादा लाइट एंटर करेगी, ज्यादा नजर आएगा।
जब कभी भी आपके सामने कोई स्ट्रेस कंडीशन हो, उस वक्त आपका मुंह खुश्क होने लगता है, स्लाइवेशन इनहिबिट हो जाती है। और ब्रोंकाई रिलैक्स। सर ब्रोंकाई रिलैक्स करने का क्या मतलब है? अगर आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्रोंकस का साइज कम हो जाएगा, तो आपको ज्यादा सांस आएगी या कम आएगी? कम आएगी। आपने यहां दौड़ना है, ज्यादा सांस चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एयर चाहिए, तो ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ब्रोंकाई रिलैक्स हुए, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस वक्त जब आपके सामने शेर मौजूद है, आप क्या ये चाहोगे कि अ, आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम को दे और ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम ज्यादा करे? आप तो ये चाहोगे ना कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मेरे मसल्स को मिले ताकि मैं लड़ सकूं या भाग सकूं। तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ये कम हो जाती है किस तरफ? ये कम हो जाती है आपके जीआईटी की तरफ। तो जीआईटी इनहिबिट हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पेरिस्टालिसिस, उसमें सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। यानी कि अगर कभी आपने देखा हो तो नॉर्मली ये काम होता है। सर ग्लूकोज के बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनहिबिट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनहिबिशन हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट द ग्लूकोज? मुझे लड़ना है, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, इस वक्त मुझे ग्लूकोज चाहिए। तो आपके लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन और ग्लूकोज की रिलीज होना बढ़ जाएगा। अब वो कैसे होता है, वो आगे की कहानी। उसके अलावा देयर इज सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, यहां से रिलीज होता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। जब हम आगे हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा सर, ब्लैडर के बारे में क्या ख्याल है? याद रखना, लेट सपोज आपके सामने शेर है, क्या आप ये चाहोगे कि उस वक्त आप यूरिनेट करो, यूरिनेशन हो? बोलो भैया, डू यू वांट कि एट दैट टाइम देर इज यूरिन अर्जेंसी? बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो यूरिनरी ब्लैडर इनहिबिट होना चाहिए या एक्टिवेट होना चाहिए? क्या जवाब होगा? इनहिबिट होना चाहिए। तो ब्लैडर इनहिबिशन हो जाती है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अब ये तो हो गई सिंपैथेटिक। सर पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या है? जो कुछ सिंपैथेटिक में हुआ उसको बिल्कुल रिवर्स कर लो, किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में क्या हुआ था? प्यूपिल डायलेट हुआ था, रिस्पॉन्स खत्म हो गया, शेड चला गया। प्यूपिल डायलेट होना चाहिए या प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए? बोलो, बोलो भैया, क्या जवाब होगा? प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया स्लाइवेशन। स्लाइवेशन इनहिबिट हुई थी सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो ताकि ये याद हो जाए चीजें ना। बिल्कुल सही है, एक्टिव होना चाहिए, स्लाइवेशन होनी चाहिए। वहां पे ब्रोंको डायलेशन हुई थी, ब्रोंकस डायलेट हुआ था, ब्रोंकस रिलैक्स हुआ था ताकि ज्यादा एयर आए। खतरा टल चुका है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंको डायलेशन होगी। बोलो, ब्रोंकस का साइज बढ़ेगा या ब्रोंकस का साइज कम होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। अच्छा सर, वहां पे हार्ट रेट बढ़ा था, यहां हार्ट रेट कम होगा। वहां पे पेरिस्टालिसिस कम हो गई थी, पेरिस्टालिसिस कम हो गई थी, यहां पेरिस्टालिसिस बढ़ जाएगी। ज्यादा ब्लड जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, यानी कि डाइजेशन बढ़ेगी। वहां पे ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज रिलीज बढ़ गई थी, यहां ग्लूकोज की प्रोडक्शन, ग्लूकोज का रिलीज कम हो जाएगा। आपकी बात भी सही है, ठीक है सर, एग्रीड, एग्रीड। अगली बात करें, वहां पे डाइजेशन के जो जितनी भी चीजें थी वो बढ़ी थी, कम हुई थी? आपने कहा था कम हुई थी। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होंगी, बाइल सिक्रीट होगा। अच्छा सर, आपकी बात सही है। वहां पे ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट किया गया था क्योंकि खतरा था। यहां पे खतरा टल चुका है, अब क्या होगा? ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाएगी, यूरिनेशन हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना, इरेक्शन, मेल के अंदर जो इरेक्शन है
दैट इज द साइन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मेल में जो इरेक्शन है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। और जो ऑर्गेज्म है, ठीक है, ये होता है सिंपैथेटिक की वजह से। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। तो इरेक्शन क्यों हो रही है और ऑर्गेज्म क्यों हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? इसके अंदर कोई मसला? बोलो भैया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरी बॉडी में इस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है? बोलो, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? बैलेंस। अगर सिंपैथेटिक बढ़ा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, स्लाइवेशन इनहिबिट हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक एक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो हार्ट रेट कम होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। गॉट इट? इतना क्लियर है बेटा? isn't erection related to orgasm? Yes, erection is related to orgasm. Just give me a minute. We were discussing about the orgasm and the erection. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया देखो, erection और orgasm, they are related, ठीक है, ये दोनों आपस में related है। But the point is कि erection, नॉर्मल बॉडी ये नहीं चाहती, नेचर ये नहीं चाहती कि इरेक्शन हो एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स। तो इरेक्शन को रखा गया है पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। अब उसके पीछे पूरी कहानी है, वो अभी आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बेसिकली डील करती है, लेकिन वो आगे की कहानी है, उस पर छोड़ दो फिलहाल। बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है। सर सवाल ये होता है कि कौन सी नर्व्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और कौन सी नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो याद रखना कि हमारे पास थोरैको लंबर, थोरैको, थोरैक्स से निकलने वाली नर्व और लंबर से निकलने वाली नर्व, नंबर रीजन से निकलने वाली नर्व, ये पार्ट ये बनाती है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि वो नर्व जो थोरैक्स से निकलेगी और लंबर से निकलेगी, वो वो नॉर्मली रेगुलेट करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जबकि क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स, ये दोनों मिलके कंट्रोल करती हैं नॉर्मली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज थोरैको लंबर आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब ये कि थोरैको लंबर, थोरैक्स और लंबर से निकलने वाली नर्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को डील करती हैं आपकी क्रेनियोसैक्रल। गॉट इट? इसके अंदर कोई मसला? बोलो भैया, इज इट क्लियर? बोलो भाई। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई हमारे पास कुछ चीजें। एक आखिरी टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द स्पेशल रिसेप्टर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पेशल रिसेप्टर, उसको हमने डिस्कस करना है बस, फिर हमारा इंशाल्लाह लेक्चर एंड हो जाएगा। सही है, चलो, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। हाँ भाई, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, या आप कह लो सेंसरी रिसेप्टर, ज्यादा अच्छा लफ्ज है, रिसेप्ट सेंसरी रिसेप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी रिसेप्टर? क्या कहोगे भैया?
सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस। अच्छा सर, सेंसरी रिसेप्टर क्या ऑर्गन होते हैं, पार्ट ऑफ ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं? तो आप ये कहोगे कि सेंसरी रिसेप्टर माइट बी ऑर्गन और माइट बी पार्ट ऑफ द ऑर्गन। एग्जाम्पल, ऑर्गन का क्या मतलब है? आई सेंसरी ऑर्गन है, बट हैंड इज नॉट द सेंसरी ऑर्गन। ये जो स्किन है ना, इट्स अ ऑर्गन, और इसके अंदर क्या मौजूद है? आपके रिसेप्टर्स मौजूद है, सो दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गन। सही है। अब आपने क्या याद रखना है? अब आपने ये याद रखना है कि आपका ये सेंसरी रिसेप्टर होता क्या है। सबसे पहली बात, सेंसरी रिसेप्टर आपका स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट स्टिमुलस, डिटेक्ट स्टिमुलस, और इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा सीएनएस तक। कहां तक पहुंचाएगा? सीएनएस तक पहुंचाएगा। खैर, अब सवाल ये होता है कि सर ये रिसेप्टर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? वेयर डू दीज रिसेप्टर्स आर फाउंड? देखो, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो आपके स्किन में स्कैटर्ड है। सम रिसेप्टर्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड इन स्किन। कुछ रिसेप्टर्स आपके स्किन में स्कैटर्ड है। दूसरा, देयर आर सम स्पेशल ऑर्गन्स, ठीक है, जिसके अंदर ये आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे आई, आई, उसके अलावा टंग, नोज, एयर, इनके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये आपने फिलहाल याद रखना है। अब इनकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है, द वर्किंग ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वर्किंग पे हमने सबसे पहले जो रिसेप्टर, जो हमने चीज पढ़नी, दैट इज द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर। चलो, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज द टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, रिसेप्टर्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ, रिसेप्टर्स कितनी तरह के होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिसेप्टर्स कितनी तरह के होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो मुझे याद आया, रिसेप्टर्स को आप ट्रांसड्यूसर भी कहते हो। सर वाई रिसेप्टर आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर? बिकॉज देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने किसी चीज़ को टच किया, आपके ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली गोइंग इनटू योर सीएनएस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट और रॉन्ग? ऐसा है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल ऐसा है। कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो कि आपके, ये जो आपका स्टिमुलस डिटेक्ट किया है किसने? रिसेप्टर ने। इस इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक भेजना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। आपने किसी चीज को टच किया, दिस इज सिंपल स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को बॉडी की अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल कन्वर्ट करके सीएनएस तक भेजना, ये काम भी किसका है? रिसेप्टर का है। यानी कि रिसेप्टर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। दैट्स व्हाई रिसेप्टर इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर्स। इसे आप ट्रांसड्यूसर्स। खैर, ये बात हो गई। अब सवाल ये होता है कि सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर? पहले तो हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर? अगर मैं रिसेप्टर्स की बात करूं, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज कॉल्ड द मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेगा? मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा आपके मैकेनिकल स्टिमुलस को। एग्जाम्पल, डिटेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलस। एग्जाम्पल, मैकेनिकल स्टिमुलस की कोई एग्जाम्पल दे सकता है? हाँ भाई, मैकेनिकल स्टिमुलस की कोई एग्जांपल दे सकता है? एनीवन? साउंड, साउंड आर मैकेनिकल वेव्स। तो आपका जो ऑडिटरी हेयरिंग के रिसेप्टर्स हैं, दे आर मैकेनो रिसेप्टर, दे आर मैकेनो रिसेप्टर। और टच, प्रेशर, टच प्रेशर, ये भी मैकेनो रिसेप्टर है।
फिर आज जो दूसरी तरह का जो रिसेप्टर होता है उसे आप कहते हो क्या, कौन सा रिसेप्टर? उसे आप कहते हो थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर वो होता है जो आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। थर्मो रिसेप्टर, बात क्लियर हो जाती है। थर्मो रिसेप्टर भी समझ में आ जाता है, चाहिए। देन हमारे पास, मैं अगर यहाँ लिखूं टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। देन हमारे पास जो तीसरी तरह का रिसेप्टर होता है उसे आप कहते हो नॉइसी रिसेप्टर। ये नॉइसी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है पेन को। पेन इज डिटेक्टेड बाय द नॉइसी रिसेप्टर, ठीक है। देन हमारे पास जो तीसरी चौथी तरह का रिसेप्टर आ जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर की एग्जांपल क्या हो? आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर की एग्जांपल होगी आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने की एग्जांपल क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द लाइट वेव्स। तो लाइट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, एग्जांपल आए, सिंपल। देन द फिफ्थ वन, एंड द फिफ्थ वन इज कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर is actually detecting the chemical stimulus। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल देता हूं। आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी का मतलब है जो टेस्ट रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर। अच्छा सर, आपकी बात सही है। स्मेल, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये भी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल हो गई, और कोई बताना चाहेगा कीमो रिसेप्टर की एग्जाम्पल? पीएच, पीएच रिसेप्टर्स भी होते हैं बट वो आगे की चीज है, सही है। चलो, इतना क्लियर है? Yes, electromagnetic receptors are also called the photoreceptors. शाबाश। Solute receptor is different thing. Solute receptor आपके लेवल पर नहीं है, but that is a different thing. Solute receptor बहुत सारी तरह के होते हैं, पीएच होता है, फिर और भी कई सारी चीजें होती है। खैर, ये सारी एग्जांपल्स हो गई। अब आ जाओ टेस्ट रिसेप्टर्स के ऊपर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट और गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। चलो, बात करते हैं टेस्ट रिसेप्टर की, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं टेस्ट रिसेप्टर की बात करूं तो टेस्ट को आप गस्टेशन भी कहते हो। टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गस्टेशन, ठीक है। तो टेस्ट रिसेप्टर्स को क्या कहोगे? थर्मो रिसेप्टर्स पढ़ा दिए मैंने। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। चलो, तो टेस्ट रिसेप्टर्स को आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ। हाँ भैया, बोलो मेरे साथ। टेस्ट रिसेप्टर्स को आप क्या कहोगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहोगे, शाबाश, ठीक है। दे आर कॉल्ड द गस्टेटरी रिसेप्टर्स, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, गस्टेटरी रिसेप्टर्स की हम बात करें, सवाल ये होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर देयर, और ये कहाँ होंगे? पहली बात, टेस्ट आप कहाँ से डिटेक्ट करते हो? टेस्ट इज अ टेस्ट इज अ स्पेशल सेंस, और इसके रिसेप्टर्स होते हैं आपके टंग के ऊपर। कहाँ होते हैं भैया? टंग के ऊपर होते हैं। अच्छा सर, टंग भी इतनी बड़ी है, टंग के ऊपर भी कहाँ है? ठीक है, अब उसके लिए वी वांट अ पिक्चर, पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं, चलो। ओके, सो दिस पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलो इस पिक्चर को ले लेते हैं हम यहाँ पे और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सी दिस पिक्चर, ठीक है, दिस पिक्चर इज इंपॉर्टेंट। अगर इस पिक्चर को आप देखो तो टंग, हमारी टंग होती है ना, टंग की कौन सी साइड, डॉर्सल साइड, ये वाली जो साइड डॉर्सल साइड है, ये रफ होती है, जबकि वेंट्रल साइड स्मूथ होती है। अगर आप अपनी टंग पे हाथ लगाओगे तो टंग कैसी होगी, रफ होगी। क्यों? क्योंकि टंग के ऊपर टंग के ऊपर ये जो रफनेस है ना, ये जो एलिवेशंस मौजूद है, छोटी छोटी एलिवेशंस मौजूद है, ये छोटी छोटी जो एलिवेशंस मौजूद है, दे आर कॉल्ड द पैपिला। सर कितनी तरह के पैपिला होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, वैसे कुछ किताबें 4 कहती हैं बट 5 ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब कौन से पैपिला होते हैं, अगर मैं यहाँ नाम लिखूं, सबसे पहला जो पैपिला आपको मिलता है दैट इज द फिलीफॉर्म पैपिला। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। सर ये फिलीफॉर्म पैपिला कैसा दिखता है? नॉर्मली ये कोन शेप का होता है और ये आपको पूरी की पूरी टंग पे मिलता है, कोन शेप का होता है और पूरी की पूरी टंग पे आपको मिलता है। ये किसी खास रीजन में नहीं मिलता, पूरी की पूरी टंग पे मिलता है। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस फिलीफॉर्म पैपिला टंग अपेयर रफ, क्योंकि ये पूरी की पूरी टंग पे होता है, इसीलिए टंग की जो रफनेस है ना वो फिलीफॉर्म पैपिला की वजह से। देन आपके पास जो सेकंड टाइप ऑफ पैपिला आता है उसे आप कहते हो फंजी फॉर्म पैपिला। ये आपको नजर आ रहा है फंजी फॉर्म, फंजी फॉर्म पैपिला। अब ये जो फंजी फॉर्म पैपिला है ना, ये होता है मशरूम शेप, फंजी फॉर्म, फंगस लाइक मशरूम शेप, ठीक है। और नॉर्मली ये आपको मिलता है टिप पे, यहाँ पे और साइड्स पे, ठीक है, टिप और साइड्स पे मिलेगा, टिप एंड साइड्स, टिप और साइड्स पे मिलेगा। अच्छा, ये जो पैपिला है ये मैंने आपको बता दिया है इसका काम क्या, ठीक है। फिर जो तीसरी तरह का पैपिला होता है दैट इज कॉल्ड द फोलिएट पैपिला, फोलिएट पैपिला, ठीक है। अब ये जो फोलिएट पैपिला है ना, ये फोलिएट पैपिला फोल्डिंग्स है, ये देखो ये कुछ इस तरह की फोल्डिंग्स होती है, कुछ इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये भी जो है ना वो आपको साइड्स पे मिलती है, टंग की साइड पर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जो चौथी और आखिरी तरह का पैपिला होता है दैट इज कॉल्ड द सर्कमविलेट पैपिला, सर्कमवेलेट पैपिला। अब ये जो सर्कमवेलेट पैपिला होता है ना, ये सर्कमवेलेट पैपिला नॉर्मली आपको बैक ऑफ द टंग पे मिलता है। कहाँ मिलता है? बैक ऑफ द टंग पे, ठीक है। अब लेट सपोज दिस इज द टंग, इस टंग के ऊपर एक लाइन होती है जिस लाइन को आप कहते हो सल्कस टर्मिनालिस। ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना न्यूट्रिशन तब बताऊंगा, सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। तो ये आपको बैक पे मिलती है। चलो, अब ये पैपिला वैपिला तो सर आपने पढ़ा दिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो याद रखना, जितने भी पैपिला होते हैं, जितने भी पैपिला होते हैं उनके अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, सिवाय एक पैपिला के जिसका नाम है फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, फिलीफॉर्म पैपिला में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड, ये याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसीलिए फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट ब्लाइंड। तो फिलीफॉर्म पैपिला आर टेस्ट ब्लाइंड, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब अगर आप यहाँ देखो टेस्ट बर्ड को देखो, दिस इज वन टेस्ट बर्ड, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल टेस्ट बर्ड। अगर आप इस टेस्ट बर्ड को देखो तो इस टेस्ट बर्ड में ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं टेस्ट सेल्स, ठीक है। इसे आप टीआरसी कहते हो, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। ये बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स नजर आ रहे हैं और इन टेस्ट रिसेप्टर सेल से एक नर्व निकल रही है और ये नर्व मैसेज लेकर जा रही है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सर कितनी तरह के टेस्ट होते हैं? हाउ मेनी प्राइमरी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर? देयर आर 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं भैया? तो आपने याद रखना है देयर आर 5 प्राइमरी टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कितनी तरह के होते हैं? 5। 5 में सबसे पहला क्या होता है? सौर खटास। खटास क्यों आती है? जहां भी H पॉजिटिव आइंस मौजूद होते हैं। उसके अलावा सॉल्टी,
जहां भी आपको सोडियम आयन वगैरह मिलेगा। उसके अलावा होता है स्वीट, स्वीट कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, ठीक है। और एक होता है जिसे आप कहते हो बिटर, कड़वा, ये अमोनियम आइंस की वजह से होता है, ठीक है। और एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है, उसका नाम है यूमैमी। यूमैमी नॉर्मली मीट का जो टेस्ट होता है ना, वो यूमैमी होता है अमाइनो एसिड की वजह से, ठीक है। अमाइनो एसिड का जो टेस्ट होता है वो यूमैमी होता है। ओके, इसमें कोई मसला भैया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? लेट मी चेक। हमने कितना डिस्कस कर लिया है? चलो, क्लियर है? इज इट क्लियर? डायाफ्राम में कैपिला कहाँ से आ गया? मैं तो एग्जाम, मैं तो आपको टंग की बात कर। यूमैमी टेस्ट में एग्जांपल मैंने आपको बताई, मीट की जो टेस्ट होती है, जो आपकी, देखो टंग की कौन सी अटैच होती है वो छोड़ दो, टंग में कौन सी नर्व अटैच होती है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, ये हमारी हो गई गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में बात। अब आ जाओ किसके ऊपर? अब आ जाओ किसके ऊपर? स्मेल के ऊपर। स्मेल को आप कहते हो ऑल्फैक्शन, ठीक है। स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्शन। तो वो रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। अभी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ मौजूद होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इज द टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये आपकी नोज में प्रेजेंट होगा। लेकिन याद रखना कि ह्यूमन ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इज नॉट दैट मच डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ आपकी स्मेल ज्यादा स्ट्रांग है या एक डॉग की स्मेल ज्यादा स्ट्रांग है, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? डॉग की। तो याद रखना ह्यूमंस के अंदर स्मेल जो है वो नॉर्मली लेस डेवलप एज कंपेयर टू बाकी ऑर्गेनिजम्स के, बट स्टिल काफी ज्यादा डेवलप भी है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमने क्या याद रखना है? व्हाट वी एक्चुअली वांट टू व्हाट वी एक्चुअली वांट टू रिमेंबर इज दिस थिंग। जस्ट गिव मी मिनट। ये देखो, ओके, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मैं इस पिक्चर को यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड दिस पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो आपकी नोज है ना, इस नोज का ये जो अपर अपर म्यूकोजा होता है, यहाँ पे नर्व्स आती हैं, दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। याद रखना, ये नजर आ रही है आपको ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब और इससे निकल रही है ऑल्फैक्टरी। अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, इसके कोने पे, इसके एंड्स पे आपको सेल्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है ना, ये डिफरेंट केमिकल्स के साथ बाइंड करते हैं और ये स्टिमुलस भेज देते हैं ब्रेन को, और आपको स्टिमुलस मिल जाता है कि भाई क्या है। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या याद रखना है आपने? इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ना, ये कहाँ होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज प्रेजेंट ह्यूमंस के अंदर ऑन द ऑन द म्यूकोजा, ऑन द ऑन द ऑन द सुपीरियर म्यूकोसा, ठीक है। सुपीरियर का लफ्ज ज्यादा बेहतर नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। सुपीरियर यानी कि अपर साइड पे जो म्यूकोजा मौजूद है, म्यूकस, वहां पे मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। सर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? दे आर मॉडिफाइड बायपोलर न्यूरॉन। दे आर मॉडिफाइड बायपोलर न्यूरॉन, ठीक है, ये याद रखना है, दे आर मॉडिफाइड बायपोलर न्यूरॉन। अच्छा, ये हो गई बात। इन अगर आप देखो तो ये लेट सपोज दिस इज द न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के एंड पे छोटे छोटे सीलिया मौजूद है, ठीक है। ये सीलिया डिफरेंट केमिकल्स के साथ बाइंड करते हैं और ये सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। सिंपल, इसमें इतना याद रख सकते हो, काफी, ठीक है। इसमें से इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं एक दफा देख भी लेता हूँ। इसमें इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। कितनी तरह के आपके पास स्मेल हो सकती है? 1000 डिफरेंट तरह के रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। बस इसके अंदर इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और आपकी बुक के अंदर कुछ इतना मेंशन भी नहीं, सही। ओके, देन द लास्ट थिंग, एंड द लास्ट थिंग इज टच, ठीक है। या ये कह लो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्किन, ठीक है। तो मैं पहले टच की बात करता हूँ।
सही है। टच, ये चलो मैं एक काम करता हूँ, स्किन लिखता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा अच्छा है। स्किन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्किन के ऊपर टच रिसेप्टर्स भी हैं, स्किन के ऊपर पेन रिसेप्टर्स भी हैं, स्किन के ऊपर टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी हैं। तो स्किन कंटेन द मैकेनो रिसेप्टर, नोइसी रिसेप्टर एंड द थर्मो रिसेप्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, देखो इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो आपका जो टच है ना, इसे आप टैक्टिशियन भी कहते हो, टच इज ऑल्सो कॉल्ड। अगर मैं यहाँ लिखूं, टच मैकेनो रिसेप्टर की टाइप है और इसे आप टैक्टिशियन भी कहते हो, यहाँ लिख देता हूँ टैक्टिशियन, ठीक है, टैक्टिशियन का नाम देते हैं। अब ये नॉर्मली टच जो है, टच, अगर मैं यहाँ पे जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, एक जो है वो पिक्चर ले आता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सही है। तो बस ये कुछ बातें हैं जो इसको आप देख सकते हो, बाकी इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। चलो, ये आपको नजर आ रहा है स्किन, इस स्किन के ऊपर दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज होल डर्मिस एंड दिस इज हाइपोडर्मिस। जो आपके रिसेप्टर्स है ना, वो प्रेजेंट होते हैं डर्मिस पे, याद रखना जितने भी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो आपके डर्मिस पे प्रेजेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो टच रिसेप्टर्स है, जो कौन से रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर्स हैं, ये टच रिसेप्टर्स एक तो आपके हेयर फॉलिकल के साथ मौजूद है, ये देखो रूट हेयर प्लेक्सस नजर आ रहा है, इसीलिए कभी आपने देखा होगा जब आप कंघी करते हो तो आपको अपने हेयर की मूवमेंट नजर आती है, हेयर की मूवमेंट फील होती है ना, नजर आती है, फील होती है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके अलावा अगर आप किसी चीज को टच करो तो वो भी आपको फील होगी, जाहिर सी बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टच रिसेप्टर्स जो है वो आपको, टच रिसेप्टर्स आपको जो है वो नॉर्मली इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सही है। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें और याद रखनी है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो टच रिसेप्टर्स है, क्या वो पूरी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ भैया, टच रिसेप्टर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल बॉडी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल? नो। टच रिसेप्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे कहाँ पे? फिंगर्स पे, लिप्स पे, टच रिसेप्टर्स आर मोर। कहाँ टच रिसेप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे? बहुत सारी बॉडी पार्ट्स पे आपको टच रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ओके। अच्छा सर, एक चीज होती है, एक चीज होती है, अगर कहाँ टच रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे? ज्वाइंट कैविटी के अंदर टच रिसेप्टर मिलेगा? ज्वाइंट कैविटी के अंदर टच रिसेप्टर मिलेगा, बोलो भाई? ज्वाइंट कैविटी के अंदर, नॉट बाहर, फर्क है। ज्वाइंट कैविटी के अंदर टच रिसेप्टर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, सिंपल, वेरी सिंपल, कहाँ नहीं मिलेगा, सिंपल हो गया। और अगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स को टच फील होना बंद हो जाए, अगर किसी शख्स को टच फील होना बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? यस, वाइब्रेशनल रिसेप्टर्स तो होते हैं, बट अगर किसी शख्स को टच फील होना बंद हो जाए, उसे आप कहते हो टेक्टाइल एनेस्थीसिया। सर, एक टर्म होती है जिसे आप कहते हो पैरेस्थीसिया। ये पैरेस्थीसिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेस्थीसिया? इसे आप उर्दू में कहते हो कि, इसे आप कहते हो टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा कि टिंगलिंग फील होती है, प्रिकिंग फील होती है, नमनेस फील होती है, नमनेस मतलब सुन हो जाना, किसी भी नर्व के डैमेज होने की वजह से, नर्व के कंप्रेशन की वजह से आपको वो फील होती है जैसे चींटियां बहुत सारी चल रही हैं, उर्दू में इसे पता नहीं क्या कहते हैं, नमनेस फील होती है, उर्दू में, इंग्लिश में इसे नमनेस कहते हैं, सुन हो जाना, पाँव सुन हो जाना, अक्सर सुना होगा आपने, तो नमनेस हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे टच रिसेप्टर्स पे। अब कौन कौन से टच रिसेप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द मीजनर कार्पसल, जो आपके कहाँ होता है, जो नॉर्मली उन सर्फेसिस पर प्रेजेंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मीजनर कार्पसल। ये जो मीजनर कार्पसल होता है नॉर्मली ये उन सर्फेसिस पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते। और ये क्या डिटेक्ट करता है, ये आपका डिटेक्ट करता है, ये आपका डिटेक्ट करता है नॉर्मली टच को। ठीक है, अब ये सर कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर हाईली प्रेजेंट इन द फिंगर्स जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है, दे आर हाईली प्रेजेंट इन द पाम्स, पाम्स और निपल्स। ठीक है, ये तीन जगह हैं जहाँ पे नॉर्मली मीजनर कार्पसल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास एक और रिसेप्टर आता है दैट इज द रुफिनीज एंड रिसेप्टर। ठीक है, तो या अगर आप यहाँ देखो, दिस इज द रुफिनीज एंडिंग, रुफिनीज एंडिंग आपको नजर आ रही है। तो ये जो रुफिनीज एंडिंग है ये आपको डर्मिस में मिलती है, अगेन टच डिटेक्ट करती है। ठीक है, एंड देन एक और चीज होती है जिसे आप कहते हो मार्कल डिस्क, ये आपको नजर आ रही है। अगर आप यहाँ देखो, दिस इज द मार्कल डिस्क, अगेन ये जो है वो आपका टच डिटेक्ट करती है। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज होती है जिसे आप कहते हो, अगर मैं यहाँ एक पेज और ऐड कर दूं, वेट, हमने बात कर ली मीजर कार्पसल की, रुफिनीज एंडिंग की और मार्कल डिस्क की। ठीक है, वो वो रिसेप्टर्स जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पैसिनियन कार्पसल, पैसिनियन कार्पसल। पैसिनियन कार्पसल ये आपका, अगर आप इसे काट के देखोगे ना, ये आपको नजर आ रहा है, इट्स जस्ट लाइक अनियन, अनियन में जैसे लेयर्स होती है ना, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी लेयर्स होती है। सही है? और उसके मिड से आपको एक नर्व जाती हुई नजर आती है। तो ये भी आपको डर्मिस में मिलता है, प्रेशर को डिटेक्ट करता है इसीलिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल है, प्रेशर रिसेप्टर को, प्रेशर रिसेप्टर को कहाँ होना चाहिए, डर्मिस पे भी बहुत ऊपर होना चाहिए, ये डर्मिस के नीचे होना चाहिए, सवाल है। प्रेशर रिसेप्टर्स को कहाँ होना चाहिए, नहीं, ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेशर तब फील होता है जब आपको की कोई चीज प्रेस होती है, तो नीचे प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। सही है, उसके अलावा अब आ जाओ किसके ऊपर, नॉइसी रिसेप्टर्स के ऊपर। चलो नॉइसी रिसेप्टर की बात करते हैं। नॉइसी रिसेप्टर की बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, द लास्ट थिंग दैट इज द नॉइसी रिसेप्टर। चलो नॉइसी रिसेप्टर, नॉइसी रिसेप्टर आपका डिटेक्ट करता है पेन को, किसको डिटेक्ट करता है, पेन को। तो याद रखना, पेन इज डिटेक्टेड बाय द नॉइसी रिसेप्टर। नॉर्मली ये फ्री नर्व्स एंडिंग होती है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये कुछ फ्री नर्व्स हैं, दिस दिस वन, ये कुछ फ्री नर्व्स हैं। और ये फ्री नर्व एंडिंग आपकी किसका काम करती है, नॉइसी रिसेप्टर्स का काम करती है, पेन रिसेप्टर्स का काम करती है। तो पेन रिसेप्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, क्यूटेनियस, सोमैटिक और विजरल। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स कितनी तरह के होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी जब भी आपको जो है वो फॉर एग्जांपल कोई शार्प चीज लगी, कोई ब्लंट चीज लगी, कोई ऐसी चीज लगी जो शार्प होगी, तो टिश्यू डैमेज होता है। और टिश्यू डैमेज होने की वजह से आपको क्या फील होता है, टिश्यू डैमेज होने की वजह से आपको पेन फील होता है। अगर पेन फील ना हो तो आपको कैसे पता लगेगा टिश्यू डैमेज हो गया, तो पेन इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, अब तीन तरह के पेन रिसेप्टर्स होते हैं, और वो तीन तरह के पेन रिसेप्टर्स कौन से, क्यूटेनियस, सोमैटिक और विजरल। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं, तो पेन पेन नॉर्मली तीन तरह का हो सकता है, सोमैटिक, क्यूटेनियस और विजरल। ठीक है, अब ये सोमैटिक क्या है, सोमैटिक पेन रिसेप्टर्स नॉर्मली जॉइंट में होते हैं, बोन में होते हैं, इसलिए जॉइंट पेन, बोन पेन फील होता है। क्यूटेनियस नॉर्मली स्किन में होते हैं। उसके अलावा विजरल जो है ना, वो बॉडी के डीप ऑर्गन्स में होते हैं, स्टमक, तो स्टमक
पेन फील होगा, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल याद रख सकते हो। अच्छा, याद रखना कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा आपकी स्किन पे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिसेप्टर आपकी स्किन में होते हैं ना, दैट इज द पेन रिसेप्टर। नॉर्मली अगर मैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लूँ, अगर मैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर लूँ, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे नॉर्मली 200 पेन रिसेप्टर होंगे। 200 पेन रिसेप्टर होंगे। 200 पेन रिसेप्टर होंगे, जबकि इसके बदले में 15 प्रेशर रिसेप्टर्स होंगे। 15 प्रेशर रिसेप्टर होंगे, ये एस्टिमेट। 15 प्रेशर रिसेप्टर होंगे, 6 कोल्ड रिसेप्टर्स होंगे, और 1 वार्म रिसेप्टर होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्मो रिसेप्टर के अंदर कि भाई कौन सा रिसेप्टर, सॉरी, कौन सा थर्मो रिसेप्टर ज्यादा होता है, कोल्ड या वार्म, तो आपका जवाब होगा कोल्ड आर मोर एज कंपेयर टू वार्म। गॉट इट? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, नॉइसी रिसेप्टर आर एब्सेंट इन द ब्रेन। शाबाश। हेयर फॉलिकल पे होते हैं हेयर फॉलिकल सेल्स, ठीक है, हेयर फॉलिकल सेल्स होते हैं। और कोई सवाल? चलो, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। रिसेप्टर्स होते हैं ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग, ठीक है, एक चीज होती है, रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक एक लफ्ज आपकी किताब लिखती है फेजिक रिसेप्टर, और एक होता है टोनिक रिसेप्टर। सर, ये फेजिक रिसेप्टर क्या होता है और टोनिक रिसेप्टर क्या होता है? चलो एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो, आप एक कमरे में आप एक कमरे में बैठो, और उस कमरे में परफ्यूम करो। तो क्या होगा? आपको फील होगा, बट कुछ देर बाद वो परफ्यूम फील होना बंद हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? बोलो भैया, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बोलो। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब आपका रिसेप्टर बार बार स्टिमुलेट होता है ना, फॉर दैट केमिकल, तो वो रिसेप्टर अडेप्ट कर जाता है, और वो कहता है भाई इतनी देर से स्टिमुलस आ रहा है, आप ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर दो। वो रिसेप्टर, अब ये क्या हो गया, रिसेप्टर अडेप्ट हो गया, ब्रेन को सिग्नल देना इसने क्या बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो वो रिसेप्टर जो जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड द फेजिक रिसेप्टर। फेजिक रिसेप्टर वो होते हैं जो जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, अडेप्ट रैपिडली। इसकी एग्जांपल में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। अब फॉर एग्जांपल, आप उस कमरे में बैठे हुए थे, जब आपने वो परफ्यूम किया था, बाहर से एक शख्स आया, उसको स्मेल फील हुई, कुछ देर बाद उसको स्मेल आना भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है, रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है, उसने ब्रेन को सिग्नल देना ही बंद कर दिया। अडेप्ट हो गया, यू कैन से अडेप्ट हो गया। तो दे आर कॉल्ड अ फेजिक रिसेप्टर। टोनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? टोनिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो लेट अडेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एनी एग्जाम्पल आप में से कोई अगर देना चाहे, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो टोनिक रिसेप्टर की एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक लिखती है, कौन सा रिसेप्टर है भैया? रुफिनीज एंडिंग, ठीक है, रुफिनीज एंडिंग, ये आपने याद रखनी है। ये थोड़ी सी रट्टा है, रुफिनीज एंडिंग के बारे में याद रख लो, सही है। चलो, ये हो गई हमारी सारी सिचुएशन।